So let's start the video. So in today's video, we are discussing about resistance. At first, I'm heading over the resistance. So रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, हमने कल सीखा था रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो करने की कोशिश करता है, क्या बोलो, जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करने की कोशिश करता है, तो मान लेते हैं करंट ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी करंट ट्राई कर रहा है कि हम मूव करें। बट कंडक्टर के अंदर कुछ जो कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जो इसका टेंडेंसी होता है कि वो करंट को फ्लो होने ना दे। मतलब कि कोई चीज ऐसा होता है कंडक्टर के अंदर जो करंट को अपने अंदर से नहीं फ्लो करने देता है। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है? अपोज करता है। रेजिस्टेंस, व्हाट डज रेजिस्टेंस बेसिकली डू? रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अपोज the flow of current, oppose the flow of current, flow of current। या ऐसे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस आर द बेसिकली अ सब्सटेंस दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने कल पढ़ा था ओम्स लॉ। मैंने आपको पढ़ाया था ओम्स लॉ। तो जब आपको मैंने ओम्स लॉ बताया था, तो आपको उसमें एक रिलेशन है ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये आपने को मैंने कल पढ़ाया था। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। आप बोलोगे बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो वोल्टेज है, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट का यूनिट क्या, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अब करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, ये समझ आ रहा है कैसे लिखे अब? तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो वोल्ट पर एम्पियर होता है। क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। हालांकि रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम्स होता है। ओम्स होता है। और ओम्स को हम ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई बोले 1 ओम्स ऐसे लिखा है और कोई बोले 1 वोल्ट पर एम्पियर, तो दोनों एक ही बात है। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, 1 ओम्स बोला जाए या 1 वोल्ट पर एम्पियर बोला जाए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, रेजिस्टेंस जो होता है ना, इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया भी जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को बनाया भी जाता है। रेजिस्टेंस बेसिकली, ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। क्या बोले? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर। ठीक है, लेकिन एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? रजिस्टर। तो रजिस्टर बेसिकली क्या है? रजिस्टर बेसिकली एक डिवाइस है जो हाई रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। RESISTOR, रजिस्टर। इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर क्या ऑफर करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, जो करंट को अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं देता मतलब पूरा कोई रोक नहीं करता है, लेकिन वो उसका टेंडेंसी रहता है कि करंट को हम अपने अंदर से कम फ्लो होने दें। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, तो रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से है। कल मैंने आपको कुछ सिंबल भी बनाया था, उनमें से आपको मैंने रजिस्टर भी पढ़ाया था। तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक बेसिकली एक डिवाइस होता है या कंपोनेंट होता है बोल सकते हो, या इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है जो बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इतना दूर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक क्या होता है, जैसे कि एक ये क्या है? ये रेजिस्टेंस फिक्स है। ये रेजिस्टेंस क्या है? फिक्स है। मतलब ये चेंज नहीं होगा। अगर मान लो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम्स है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये 5 ओम्स तक का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ना कम ना ज्यादा। फिक्स है कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम्स है। और एक होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। देखो, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल पहले देखो ये दिखता कैसे है। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर लिख देते हैं। वेरिएबल रजिस्टर कैसे दिखता है? उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, बस यहाँ पर एक आपका इंक्लाइन फॉर्म में एरो लगा होता है। ठीक है, ये आपका एरो लगा होता है और ये शॉर्ट होता है ऐसे। ठीक है, अब ये क्या है?
ये मान लेते हैं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी 5 ओम्स का है। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का इसका वैल्यू 5 ओम्स का है। लेकिन इसका वैल्यू 5 ओम्स कब का है? पॉइंट ए पॉइंट बी। लेकिन जैसे ही ये जो आपका एरो है इसको इस साइड और इस साइड मूव करेगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 0 to 5 ओम्स के बीच में वैरी करेगा। ये चाहे तो 1 ओम्स भी ले जा सकते हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से 2 ओम्स भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से 3 ओम्स भी रख सकते हैं, 4 ओम्स भी रख सकते हैं, 5 ओम्स भी रख सकते हैं, मतलब जरूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप अपने घरों में आपका जो वॉल्यूम बटन देखते हैं, कम बेसी करने वाला जो भी चीज आप देखते हैं, वो सब क्या है? एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है। जैसे कि फैन का रेगुलेटर, वो भी क्या है? एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, हालांकि वो डिफरेंट चीज है, बट उसको उस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कम करते हैं तो पंखा का स्पीड कम होता है। ठीक है, वो सब एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है। समझ आ रहा है आप लोगों को वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है? इतना दूर आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अभी आप हेडिंग दीजिए, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है, अब देखो, जनरली 3 फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्या बोले? जनरली 3 ऐसा फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, नाम 3 ऐसे नहीं लिखते, क्या क्या फैक्टर्स है वही जानो। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है? सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। क्या बोले? लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरा जो फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है एरिया। वो है एरिया। ठीक है, और एक फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है मटेरियल की रेजिस्ट। एक फैक्टर, सॉरी 3 होगा ना यहाँ पे। एक है मटेरियल, मतलब किस मटेरियल से रेजिस्टेंस बना हुआ है। Mateриयल, मटेरियल। ठीक है, तो आप लेंथ को तो एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो देखो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो याद रखना, जो रेजिस्टेंस होता है ना वो लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली बोलने का क्या मतलब है? डायरेक्टली बोलने का ये मतलब है कि अगर लेंथ बढ़ता है, अगर लेंथ बढ़ता है तो एरिया रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी आपका घटेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंबल को क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब अगर मान लो आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, ए बी एक पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला एक पॉइंट है, ये मान लो एक पॉइंट है। आपसे पूछा गया कि बताइए इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे देखिए सर, ये इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है, इसमें जो एल डैश का जो लेंथ है, मतलब ये जो पॉइंट का लेंथ है ये ज्यादा है और इसका लेंथ कम है, इसीलिए जब इसका लेंथ कम है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कम होगा। लेकिन इसका लेंथ ज्यादा है इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये मेरा ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ गया? इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। दूसरा, आप समझो दूसरा। दूसरा, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो एरिया पे जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूं पहले। रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? उल्टा। एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है, मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा? घटेगा। ये समझ आ गया? लेकिन अगर अगर एरिया कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ आया? मतलब उल्टा डिपेंड करता है। अब कोई कैसे कैसे समझाओ मेरे को। देखो, जैसे कि मान लो ये एक पाइप है, ठीक है,
सॉरी, ये मान लो कि ये कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर मान लो इनका इसका भी लेंथ सेम है और इसका भी लेंथ सेम है, लेकिन इसका एरिया जो है ए वो बड़ा है, ठीक है, और इसका एरिया जो है ए वो क्या है, छोटा है। तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब बोलो सर लेंथ तो सेम है, तो हम लेंथ तो सेम है तो लेंथ को नहीं देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसका एरिया बड़ा है, इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है, लेकिन इसका एरिया छोटा है इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। मतलब कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा। समझ आ गया, इसीलिए बोलते इनवर्सली डिपेंडेंट है, ठीक है। ये समझ आ गया किसके, लेंथ और एरिया पे समझ आ गया। जैसे और एक है मटेरियल। मटेरियल बोलने का क्या मतलब है, अगर एक मान लो एक रेजिस्टेंस हम सिरामिक का बना है, SYR सिरामिक का बना है, और एक रेजिस्टेंस मैंने बनाया वो मतलब ग्लास का बना है, कांच का बना है, ठीक है। कैसे बनाया, कोई भी प्रोसेस से बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, हाँ, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है। तो अगर मटेरियल पे भी मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे मटेरियल चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो इन जनरल दो फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एक लेंथ, दूसरा एरिया। हालांकि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, तो लेकिन तो मटेरियल मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन के तौर पे दो चीज लेते हैं, एक लेंथ और एरिया। तो अगर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस हेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप बोलोगे बिल्कुल सही, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। अब बोले बिल्कुल सही। जब इसको जब फर्स्ट वाला इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, दोनों कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया आ जाएगा। आपको मैंने बताया था कि जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगता है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में क्या होता है, जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आ जाता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसके यहाँ पर क्या आ जाता है, रेजिस्टिविटी। समझ आ गया। तो अब क्या बन गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे पूछ दिया गया कि किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज्यादा है, एरिया क्या रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, सिंपल बात है। आप सिंपल देखो, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली किसका है, माने कि क्या आपका रेजिस्टिविटी का क्या है, मतलब ऊपर ऊपर है, रेजिस्टेंस भी ऊपर है और रेजिस्टिविटी भी ऊपर है, ठीक है, दोनों टर्म ऊपर ऊपर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेजिस्टिविटी घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये एक टर्म है, तो एक नया टर्म यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस जो रो है इसको एक्चुअली रो पढ़ते हैं, RHO रो पढ़ते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसको भी हम लोग को पढ़ना है कि रेजिस्टिविटी होता क्या है, ठीक है, और ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके बारे में भी एग्जाम में आता है, ठीक है। आप बताओ, एक चीज और मैंने बताया था, रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने बताया था ना कल, क्या था, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स, ये तो तुमको पता ही होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स होता है, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, बताओ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर जान लो, हम रजिस्टिविटी हालांकि पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम रजिस्टिविटी का एक यूनिट बता देते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है रजिस्टिविटी का। तो एसआई यूनिट रजिस्टिविटी का होता है ओम्स मीटर, ओम्स मीटर, ठीक है। और सीजीएस यूनिट आपको ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है ओम सेंटीमीटर। ये एग्जाम का क्वेश्चन था तो मैंने आपको सोचा कि पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम्स मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, खत्म हो गया। अब देखो, अब बोलोगे सर ओम्स मीटर आया कहाँ से, ठीक है। अगर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकाले, एक सेकेंड रुको, हम लोग का इक्वेशन क्या आया है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही इक्वेशन आया है। अगर यहाँ से हम रो का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, रेजिस्टेंस और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या बचा, रो इंटू एल, ठीक है। अब रो निकालेंगे तो रो कैसे निकालेगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एल,
ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, मैं क्या बोलते हैं एरिया को ऐसे लिख सकते हो, एल इंटू एल। ठीक है, देखो अब बोलोगे सर एरिया का फॉर्मूला तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एल भी तो एक लंबाई है, ब्रेथ भी तो एक लंबाई है। ठीक है, तो इसको हम दोनों लंबाई लंबाई ही है, ब्रेथ हालांकि क्या है, लंबाई ही होता है, लेंथ ही होता है एक तरह का। तो इसको एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं एरिया की जगह पे। तो ये ठीक है, इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम एल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई एल। ठीक है, ये एल है, ये लेंथ ही है एक तरह का। अब देखो ये एल से ये एल स्क्वायर कट गया, बचा क्या, आर इंटू एल। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स। ठीक है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहां से आ गया ओम्स मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट निकला, रेजिस्टिविटी का जो आपका यूनिट निकला वो क्या निकला, ओम्स मीटर निकला। तो ये मैंने आपको ये समझाया कि ओम्स मीटर आया कहाँ से। ठीक है, उतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिंपली याद करना है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो ओम्स मीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है। यहाँ पे समझ आ गया, हो गया। और एक बात, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस तो पढ़ लिए, रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी को उतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग दो आप रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि अगर मान लो लीजिए आप एक क्यूब बना रहे हैं। एक आपने क्यूब लिया, ठीक है, एक क्यूब लिया जिसका जो लेंथ है, उस क्यूब का जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, और इस क्यूब का जो एरिया है, कोई भी एक पेज का एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं, वो है 1 मीटर स्क्वायर। क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। तो अब ये जो क्यूब है कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, जब मान लो आप यहाँ से घुस रहे हो और यहाँ से निकल रहे हो, तो बात की बात बोल रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो, तो आपको कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़े, रेजिस्टेंस ऑफर होगा। जब आप इसमें से घुसने का ट्राई करोगे और यहाँ से निकलने का ट्राई करोगे, तो क्या होगा, आपको कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा, मतलब कि आपको कुछ रेजिस्टेंस होगा जो आपको घुसने नहीं देगा। तो उसको तोड़ के जब निकलोगे, उसको पार करके निकलोगे, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसी वैल्यू को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन अ रेजिस्टेंस of a conductor of a unit length and a unit area of cross section is called resistivity। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, आपको मैंने याद करने में इजी होगा, डेफिनेशन मिल जाएगा। रेजिस्टिविटी इज डिफाइन है, resistivity is defined as defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section, unit area of cross section। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट एरिया और यूनिट डिस्टेंस, और यू सॉरी यूनिट लेंथ होगा ना, यहाँ पे यूनिट लेंथ छोड़ गया, यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक ही ऐसा ऐसा फैक्टर है इस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर और मटेरियल। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो कोई आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन बोल दे कि एक सब्सटेंस है,
जिसका लेंथ को कम कर देते हैं, ठीक है, जिसका लेंथ को कम कर देते हैं या ब्रेथ को कम कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस पे मतलब रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? तो रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? तो रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, याद, क्योंकि रेजिस्टिविटी दो ही चीज पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक है आपका टेम्परेचर, दूसरा है आपका मटेरियल। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में घुमाने के लिए पूछता है। रजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। जैसे कि आपको यहाँ दिखे होंगे, ये सब क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? रजिस्टिविटी ही है। रजिस्टिविटी को किस पे सिंबल क्या है? रजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? रो। ठीक है, क्या है? रो। इसको क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं, RHO। बताया था ना ऊपर। ठीक है, ये है क्या? रजिस्टिविटी। या सिंपली यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आगे क्या पढ़ना है? आगे आपको पढ़ना है दो टाइप का कनेक्शन के बारे में पढ़ना है, सीरीज और पैरेलल। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के इस लेक्चर सीरीज में हमने ये समझ के समझा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, उससे कोई एक इक्वेशन फाइंड आउट किए, देन आफ्टर उस इक्वेशन से रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट निकाले, और फिर देन आफ्टर ये समझे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर बात की। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर, मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करता है। तो इस वीडियो सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।